और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ जो हमारे हाथ लगी है अभी। खबर यह है कि कल हॉलमार्किंग पर एडवाइजरी कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें HUID यूनिक आईडी, जो हॉलमार्किंग की यूनिक आईडी का प्रावधान किया गया है नए नियम में, जो उसका विरोध ज्वेलर कर रहे हैं, इस मुद्दे पर कल बातचीत हो सकती है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग रस्तोगी, जो कि इब्जा के नॉर्थ हेड हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, HUID का मसला कहां तक पहुंचा है और इस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में क्या कुछ बातें होने वाली हैं? नमस्कार मृत्युंजय जी, जैसा आपने बताया कि HUID का मसला कहां तक पहुंचा है, तो HUID के मसले के ऊपर देखिए, सबसे पहले तो आपने एक शब्द प्रयोग किया कि ज्वेलर्स विरोध कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें हमारा विरोध हॉलमार्क को लेकर नहीं है। ग्राहक को शुद्ध सोना मिले, ये तो हमारी प्रथम प्राथमिकता है। हमारा केवल विरोध जो हॉलमार्किंग के अंदर, जो UID के अंदर जो कानूनी थोड़ी सी विसंगतियां हैं, जिसको लेकर सभी ज्वेलर्स के मन में कहीं ना कहीं कई तरह की आशंकाएं हैं, केवल हम उसको लेकर के उसके अंदर कुछ संशोधन चाहते हैं। जी, उसको लेकर कुछ हम संशोधन चाहते हैं और उसी विषय के ऊपर कल माननीय मंत्री जी के साथ दिल्ली में एक बैठक है और उस बैठक में हमारा इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो जाएगा और हम ज्वेलर्स की जो बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी, वो रखेंगे, जिससे ये विसंगतियां दूर हों और जल्द ही हमारा ये ज्वेलरी का व्यापार वापस पटरी पर आ सके। क्योंकि बहुत सी असमंजस की स्थिति में काफी व्यापार इस वक्त हम लोगों के हाथों में निकल चुका है, काफी कुछ मार्केट अपने पटरी से उतर चुका है। तो मुझे लगता है कल के मीटिंग से बहुत कुछ हमें उम्मीद है और काफी कुछ हमें क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा BIS की तरफ से। तो क्या मिल जाएगा? मतलब HUID का नियम हटा दिया जाएगा हॉलमार्क से या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा? HUID के अंदर देखिए, UID BIS ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था हम सबके सामने कि UID एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, देश के ग्राहक को शुद्ध सोना मिले और देश का सभी ज्वेलर्स, जितना भी ज्वेलर्स बंधु है, इस बात के लिए अधिकृत है, कृत संकल्प है कि देश के सारे ज्वेलर्स को शुद्ध सोना मिले। इस बात में हम प्रधानमंत्री जी के विजन के पूरी तरह से साथ हैं और हम केवल जो UID कानून के अंतर्गत छोटी छोटी विसंगतियां हैं, केवल उसको सही करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारा किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है और पूरी तरह से ये देश का ज्वेलर नए कार्यप्रणाली को स्वीकार करने को तैयार है। हमारा छोटा छोटा ज्वेलर्स आज किसी इस कानून के साथ, इस मुख्य धारा के साथ चलकर कहीं ना कहीं बड़े कॉर्पोरेट के साथ कंधे से कंधा मिला करके और हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए तत्पर है। तो जो छोटी छोटी विसंगतियां हैं, जिसके अंदर एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, उस एक्सपर्ट कमेटी में इब्जा भी शामिल है और इब्जा के श्री के कार्तिक जी हमारी तरफ से सारी प्रेजेंटेशन रख रहे हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट कर रही है, हर तरीके से उन्होंने छोटी छोटी बातों को हमारे स्वीकार किया है। तो बहुत से पॉइंट हमने गवर्नमेंट के सामने रखे हैं, उसका सोल्यूशन भी हमने बताया है और हमें उम्मीद है कि कल की मीटिंग में उसमें से बहुत सारी चीजें जो ज्वेलर्स बंधु की हैं, जो उनकी मांग है, वो मान ली जाएंगी और बहुत कुछ हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री को राहत प्रदान होगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज शाम के कारोबार में आप क्या कर सकते हैं। गोल्ड का मार्केट देखिए, सुबह में ऊपर था करीब 250 रुपए, लेकिन अब मार्केट 250 रुपए नीचे आ चुका है। तो अनुज जी, आप बताएं कि गोल्ड क्या आज शाम को और टूटेगा क्या? और आज तो मार्केट एक बार दिन में 47,000 के भी नीचे आ गया था, तो क्या ट्रेंड आप इवनिंग मार्केट के लिए देख रहे हैं? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, आज जैक्सन होल की मीटिंग है जिसका आउटकम आज देखने को मिलेगा, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकती है। तो बट मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर के साथ ट्रेड किया जा सकता है, बिकवाली के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि आज जो रुपया है वो भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, तो उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा सा लेवल जो है गोल्ड का वो नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड में बिकवाली की है कि करंट रेट से बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 47,200 पे लगाएं, टारगेट 40,800 40,700 तक देखने को मिल सकता है। गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि आज थोड़ा मार्केट एक डाउन साइड ट्रेड हो सकता है। ठीक है राजीव जी, ये बात ठीक है, जैक्सन होल की मीटिंग पर मार्केट की नजरें टिकी हुई हैं। आप जरा बताएं कि ऐसे में आपके हिसाब से गोल्ड में और सिल्वर में, दोनों कमोडिटी पर आप बताएं कि क्या ट्रेड अभी लेना ठीक रहेगा। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, जैसा अनुज जी ने बताया कि डॉलर में भी आज वीकनेस थोड़ी देखने को मिली है और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, उसके रहते हुए वॉलेटिलिटी रहने वाली है। हमारा भी व्यू बिल्कुल सेम अनुज जी की तरह ही है। हमें भी लगता है कि गोल्ड में
आज के मतलब 2-3 घंटे की अगर बात करूं, 4 घंटे की ट्रेडिंग पर्पज से, तो इंट्राडे बेसिस पे बिकवाली करके ही ट्रेड करना चाहिए 47,100 47,150 के बीच में। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 47,250 का। और नीचे में मृत्युंजय जी अराउंड 46,900 46,850 फिर से एक अहम सपोर्ट है। तो अभी पहला टारगेट वहीं रखना है, और अगर बाजार 46,800 के नीचे सस्टेन कर जाता है गोल्ड का, तो उस परिस्थिति में फिर मुझे लगता है कि बाजार वहां से और 200-300 रुपए नीचे में और गिरावट दिखा सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड और सिल्वर पर हो गई। अनुज जी, क्रूड का मार्केट ऊपर है और करीब करीब 1% की तेजी इस वक्त कच्चे तेल में, 0.25% की तेजी आप कह सकते हैं क्रूड में दिख रही है। 5100 के नीचे है भाव। कच्चे तेल में कोई ट्रेड है सर आपके पास आज के लिए? देखिए, कच्चे तेल में देखें तो हमने काफी दिनों से मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट होता हुआ देखा है, और साथ में हमने देखा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सप्लाईज है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि स्ट्रॉन्ग की न्यूज़ है, बट मुझे लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा ओवरबॉट में है और एक वीकेंड भी है, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर में मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जैक्सन होल मीटिंग में चांसेस है कि जो डॉलर है वो स्ट्रेंथ ले सकता है, तो फिर हम हो सकता है कि क्रूड के अंदर कुछ बिकवाली देख पाएं। और हालांकि हम देखें तो ओवरऑल जो ऑयल रिस्क काउंट है वो भी बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। क्रूड के अंदर हमें लगता है कि बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 5140 पे लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 5000 तक देखने को मिल सकता है। ओके फाइन, तो ये राय हो गई आपकी कच्चे तेल के ऊपर। लेकिन नेचुरल गैस में तेजी राजीव जी लगातार बढ़ रही है, और अब देखिए कि शाम के कारोबार में एक बार फिर से मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है। 1.5% के आसपास की तेजी आ गई है। इनफैक्ट आज दिन में हमारे कई एक्सपर्ट ने बताया था कि 7 से 8 रुपए की तेजी आ सकती है, और उस लेवल से 4.5 रुपए दाम बढ़ भी गए हैं। अब आप बताएं कि यहां से आप कितना ऊपर देख रहे हैं मार्केट को? मृत्युंजय जी, जिस तरह से कल नेचुरल गैस के स्टोरेज के डेटा आए, उसके बाद नेचुरल गैस को एक पुश मिला ऊपर की तरफ, और एक अच्छी खासी कल हमने रैली देखी आते हुए, और आज वो रैली मृत्युंजय जी कंटिन्यू होती भी दिख रही है। मुझे भी लगता है कि यहाँ से और 3 से 4 रुपए और मिल सकते हैं करंट भाव से भी। अगर थोड़ा सा 2 रुपए का करेक्शन भी आए नेचुरल गैस में, मीन्स 315 रुपए के आसपास भी मिलता है, तो खरीदारी कर सकते हैं। 310 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 322 रुपए तक का मुझे लगता है टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। सुरेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागौर से। पूछिए सुरेश जी। सर मैं पूछ रहा हूँ गंवार का भाव क्या हो जाएगा सर? जो 2011-12 के अंदर जो 33,000 बिका था, वो क्या वापस आने की संभावना है सर 2021 के अंदर? वाह, क्या बात आपने पूछी है कि 33,000 ग्वार सीध हो सकता है क्या? और अब ग्वारगम तो आप भूल गए, ग्वारगम तो 1 लाख तक गया था 2011-12 में। बताइए अनुज जी। देखिए, उतना लंबा टारगेट तो नहीं है, बट हाँ मुझे लगता है कि जो ये कंटिन्यू तेजी बनी है, आज हमने पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी उठापटक देखी है, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमें लगता है कि आप जो भी टिप मिलता है नीचे 5600-5700 के आसपास तक वहाँ पे खरीदारी करके चलें। हमें लगता है कि अगेन इसमें हम 7,000 तक के लेवल ग्वारसेट में देख पाएंगे। 33,000 का टारगेट जो है वो काफी लंबा है, मुझे लगता नहीं है कि वहां तक आप इसको देखें। आप स्टैगर्ड वे में और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे लेवल्स आगे ऊपर के मिलते जाएंगे। फिलहाल जो अभी हम टारगेट कर रहे हैं वो 7,000 के लेवल को हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अनुराग हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए अनुराग जी। नमस्ते सर। सर मैंने सर सोयाबीन सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का 9,350 में लिया है सर, तो सर ये 10 सितंबर तक ये भाव मुझे देखने को मिल जाएगा, जिससे मुझे दाम दून हो जाए, नुकसान ना उठाना पड़े? ठीक बात है। अच्छा, सितंबर का आपने 9,000 के ऊपर लिया है, आप कह रहे हैं कि एक्सपायरी तक क्या वो भाव आ जाएगा? बताइए राजीव जी, गुंजाइश है क्या? क्योंकि स्पॉट का प्राइस तो अभी जो फ्यूचर का प्राइस है इससे करीब करीब 1,000 रुपए ऊपर है, लेकिन कितनी गुंजाइश आप वायदा में तेजी की देख रहे हैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में? मृत्युंजय जी, एक्चुअली अक्टूबर ऑनवर्ड्स तो मेरे ख्याल से नई फसल आने वाली है, और सितंबर में मृत्युंजय जी क्योंकि पुरानी सोयाबीन का ट्रेड हो रहा है, तो भाव के उठापटक में तो मुझे लगता है काफी अच्छी खासी उठापटक देखने को मिल सकती है। और अगर मैं चार्ट्स के हिसाब से बात करूं मृत्युंजय जी, तो अभी मुझे लगता है कि एक बार सोयाबीन जो है मृत्युंजय जी एक बार 8,200-300 रुपए तक तो ऊपर में जा सकती है, क्योंकि 8,200-300 के स्तर से मुझे लगता है एक हैवी सेलिंग देखने को मिली है। तो 8,200-300 अभी दिखता है, 9,000 तो अभी नहीं दिख रहा मुझे।
ठीक है, दारा सिंह हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए सिंह साहब। सर नमस्कार सर, कैस्टर सीट में और कितनी मंदी है और हाजिर में पोजीशन बनानी हो तो किस लेवल पे बनाए लॉन्ग पोजीशन? बताइए अनुज जी, कैस्टर आज भी करीब 2.5% गिरकर बंद हुआ है, बताएं क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं आगे? देखिए पिछले 3 दिनों में इसमें करेक्शन देखने को मिला है, हालांकि इसका अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, हम इसके एक मैच प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी है और जो क्रॉप साइज है वो भी इसका इस बार कम है। तो नीचे आपको अगर ये 5,700 5,800 के आसपास मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं। अगेन हम इसमें 6,800 7,000 तक के लेवल देखेंगे। कैस्टर मुझे लगता है कि इस बार अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है और आप 5,700 5,800 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, हितेश हैं हिसार से, पूछिए हितेश जी। सर नमस्कार, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। मुझे जानना है कि कैस्टर सीट में और अप होगा, 6,500 होगा? आप बताएं अनुज जी, क्या व्यू आपका कैस्टर पर? देखिए कैस्टर में अभी हमने डिस्कस किया तो कैस्टर मुझे लग रहा है कि अभी ऊपर ही जाएगा। ऊपर में ये इनिशियली 6,700 6,800 को दिखा सकता है, तो नीचे 5700 5800 के आसपास आया तो आप खरीदारी कर सकते हैं। और जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास सीरीज कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। वायदा बाजार काफी उतार चढ़ाव भरा होता है, बेशक कमाई के इसमें काफी मौके मिलते हैं, लेकिन ऐसे बाजार में जोखिम भी होता है। हालांकि हर मार्केट में रिस्क तो होता ही है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूरी हो जाते हैं कि कुछ ऐसे टूल्स हों जो आपके जोखिम को कम कर सकें। इसी मकसद से भारतीय कमोडिटी बाजार में इंडेक्स ट्रेडिंग की शुरुआत की गई और हम आपको बताएंगे कि इंडेक्स ट्रेडिंग की अहमियत क्या है और इसमें कितना पोटेंशियल है, इसका कितना बड़ा योगदान है कमोडिटी की ट्रेडिंग में, और खास करके जो एग्री का इंडेक्स है, जो एग्रीडेक्स है, ग्वारेक्स है, जो बाकी इंडेक्स हैं, उसका कितना बड़ा रोल है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। वक्त के साथ भारत में कमोडिटी बाजार का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दिशा में देश के सबसे बड़े एक्सचेंज एनसीडीएक्स की भूमिका खास है। ट्रेडर्स और निवेशकों के बाद पिछले कुछ वर्षों में अब किसानों की भी भागीदारी एक्सचेंज पर बढ़ रही है। भारी तादाद में एफपीओज यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के आगे आने से कमोडिटी एक्सचेंज से किसानों के सीधे जुड़ने का सपना साकार हो सका है। बेशक इससे देश के दूर दराज के किसानों को फायदा हुआ है। कारोबारी और निवेशकों के बेहतर रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस प्लेटफॉर्म पर सेवाओं और उत्पादों की एक लंबी फेहरिस्त है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एनसीडीएक्स ने कमोडिटी इंडेक्स में कदम रखा है। कमोडिटी इंडेक्स भारतीय कमोडिटी ट्रेड का नेक्स्ट जनरेशन टूल है, जो निवेशक शेयरों की ट्रेडिंग से तो परिचित हैं, लेकिन कृषि वायदा में डिलीवरी के झंझटों से बचने के लिए ट्रेड नहीं करना चाहते, उनके लिए कमोडिटी इंडेक्स एक आसान जरिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत कैश सेटलमेंट है। इसमें डिलीवरी का झंझट नहीं है। इंडेक्स निवेशकों, पोर्टफोलियो मैनेजरों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन और प्राइस रिस्क कम करने का एक असरदार टूल है। पिछले साल एनसीडीएक्स पर देश का पहला ट्रेडेबल एग्री इंडेक्स एग्रीडेक्स लॉन्च हुआ था, जिसमें अब तक 43% की बढ़त दर्ज हुई है। 10 लिक्विड एग्री कमोडिटी से बने एग्री इंडेक्स को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। इसे देखते हुए एनसीडीएक्स ने सेक्टोरल इंडेक्स में भी कदम बढ़ाया और ग्वारेक्स की शुरुआत की। ग्वार सीड की 63% और ग्वारगम की 37% वेटेज वाले इस इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए शुरुआती मार्जिन 10% है। यही नहीं, खाने के तेल के इंपोर्ट में चीन के बाद दुनिया में दूसरे पायदान पर होने की वजह से भारत तेल तिलहन का बड़ा बाजार है। इसी को ध्यान में रखकर एनसीडीएक्स ने सोयाबीन और सोया तेल की भागीदारी वाला सोया डेक्स भी लॉन्च किया है, जिसमें अगले कुछ दिनों में ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। इसमें वेटेज के लिहाज से 68% सोयाबीन और 32% सोया तेल की हिस्सेदारी है। इसमें भी शुरुआती मार्जिन की सीमा 10% है। लागत कम होने के साथ सेक्टोरल इंडेक्स में कैश सेटलमेंट का प्रावधान है। कम मार्जिन, आसान ट्रेड, कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग जैसी खूबियां सेक्टोरल इंडेक्स को एक बेहतरीन निवेश का विकल्प बनाती हैं। साल 2003 में आगाज करने वाले देश के सबसे बड़े एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स को इस दिसंबर में 18 साल पूरे हो जाएंगे।
कमोडिटी कारोबार में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी का ही नतीजा है कि एक्सचेंज इंडेक्स ट्रेडिंग में भी सफलता की कहानी लिख रहा है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया कि इंडेक्स का कितना बड़ा मार्केट है और किस तरह से इंडेक्स की अहमियत बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आखिर अगर आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इंडेक्स ट्रेडिंग कैसे होती है और इसकी अहमियत क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसमें कितना पोटेंशियल है, तो ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं युवराज कानूनगो, जो कि डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान टेक्नोसोल के, जयपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है युवराज जी आपका। सबसे पहला सवाल सर यही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि एग्री में इंडेक्स ट्रेडिंग, इंडेक्स तो वैसे बाकी कमोडिटी में भी है, लेकिन आप जरा बताएं कि एग्री में खास करके जो इंडेक्स की ट्रेडिंग होती है वो क्या है, कैसे ये ट्रेड होता है इंडेक्स का? देखिए मृत्युंजय जी, क्या है एग्री मार्केट में जो इंडिया में ट्रेड हो रहे हैं अभी, जैसे कि अभी बताया एग्रीडेक्स और ग्वारेक्स करंटली ट्रेड हो रहे हैं। तो इन इंडेक्सेस को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक है कॉम्पोजिट इंडेक्स यानी एग्रीडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर टॉप 10 मोस्ट लिक्विड कमोडिटीज को प्राइस डिराइव करने के लिए दिया गया है, जिसके पीछे मेनली 3 कारण रहे हैं। एक है प्राइस, उनकी कितनी लिक्विडिटी है एक्सचेंज पे। दूसरा है पिछले 5 साल में जो उनका एवरेज प्रोडक्शन रहा है पूरे देश भर में वो, और तीसरा रहा है उनका कितना वॉल्यूम रहा है एक्सचेंज पे। ये 3 फैक्टर्स को लेते हुए इन सभी 10 कमोडिटीज का अपना एक वेटेज डिफाइन किया गया, और ये वेटेज जो है वो 3% से लेकर के 20% के बीच में कहीं ना कहीं रहता है। ये तो हुई बात कॉम्पोजिट इंडेक्स की। दूसरा जो आता है वो आता है सेक्टोरियल इंडेक्स। सेक्टोरियल इंडेक्स में अभी हाल ही में एनसीडीएक्स ने लॉन्च किया है ग्वारेक्स, जो कि जिसमें दो अंडरलाइन कमोडिटीज हैं। एक है क्वार सीड अराउंड 70% का कॉम्पोजिशन एंड क्वार कम 30% का। एंड अभी अब नेक्स्ट वीक ही 31 के अराउंड सोयाडेक्स जो है वो भी एनसीडीएक्स लेके आ रहा है, जिसका 68% सोयाबीन एंड सोया ऑयल जो है 32% रहेगा। तो अंडरलाइन कमोडिटीज के बेसिस पे इंडेक्स लेके आया जाता है दो तरीके से, सेक्टोरियल एंड कॉम्पोजिट। मृत्युंजय जी। अच्छा, ये आपने बहुत डिटेल में समझाया कि इंडेक्स किस किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं और किस तरह से ट्रेड इसमें होता है। अब जरा आप ये बताएं कि एग्री में इंडेक्स ट्रेडिंग कितना फायदेमंद है, इसमें रिस्क की कितनी गुंजाइश होती है कंपेयर टू अगर फ्यूचर मार्केट देखें तो? देखिए मैं तो इतना सा बोलना चाहूंगा कि एनसीडीएक्स की ये जो पहल है वो बहुत ही अच्छी है, बोथ फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फॉर रिटेल इन्वेस्टमेंट। क्या है कि रिस्क और जो बेनिफिट्स हैं वो इसमें है तो कई, मैं इसको 3 तरीके से बताना चाहूंगा। पहला है कि इसमें किसी भी तरीके का डिलीवरी ऑब्लिगेशन नहीं। देखिए डिलीवरी ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ कि कोई भी ट्रेडर आज अगर डिलीवरी नहीं चाहता है किसी भी कमोडिटी को लेना, तो ये इसमें ये प्रावधान है, क्योंकि ये एक कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा इसमें मार्जिन की बेनिफिट है। मार्जिन की बेनिफिट कैसे है कि हाल ही में अभी सेबी ने सर्कुलर निकाला है जिसमें क्रॉस मार्जिन बेनिफिट दिया जाएगा अगर कोई भी ट्रेडर या निवेशक कोई भी इस अंडरलाइन कमोडिटीज में, उन 10 कमोडिटीज में या फिर सेक्टोरियल इंडेक्सेस के अंदर वाली कमोडिटीज में अगर ट्रेड कर रहा है, तो उसको क्रॉस मार्जिन बेनिफिट दिया जाएगा अगर वो उसी के इंडेक्स पे भी ट्रेड करते हैं। ये हुआ मार्जिन बेनिफिट। फिर दूसरा क्या है मार्जिन के अंदर, इसमें स्टैंडर्ड मार्जिन है। देखिए क्या होता है कि आज हम कमोडिटी मार्केट की बात कर रहे हैं तो स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड आता है, नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट में एडिशनल मार्जिन ऐड हो जाते हैं। तो अंडरलाइन कमोडिटीज में चाहे जितना भी मार्जिन लग रहा हो, लेकिन इंडाइसेस जो है जिनकी प्राइस हालांकि उन्हीं कमोडिटी से ड्राइव हो रही है, लेकिन उन पर एडिशनल मार्जिन नहीं चार्ज होता है। तीसरी चीज है रिस्क की बात करें तो रिस्क के अंदर क्या है कि अगर कोई भी ट्रेडर, कोई भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट, चाहे वो इन्वेस्टर हो, रिटेल हो, कोई भी हो, उसके लिए बेनिफिट क्या है कि अगर अंडरलाइन कमोडिटी में आपका एक्सपोजर है तो आप उसके ऊपर के जो उसका सेक्टोरियल इंडेक्स है या फिर जो कॉम्पोजिट इंडेक्स है उसके अंदर रिवर्स पोजीशन बना करके या फिर अंडरलाइन कमोडिटी के अंदर रिवर्स पोजीशन बना करके आप अपनी रिस्क को हेज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है रिटेल इन्वेस्टमेंट को जो बूस्ट करेगा। ओके जी। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आपने बहुत डिटेल में बता दिया है, समझा दिया है, आप जरा बताएं कि क्या अभी एनसीडीएक्स पर और एग्री इंडेक्स लॉन्च होने का पोटेंशियल है क्या, जो अभी के इंडेक्स हैं उसके रिस्पांस को देखते हुए?
देखिए पोटेंशियल बहुत है मार्केट में, इस चीज को बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में लिया है। जो ग्वारेक्स भी जब एनसीडीएक्स पे लॉन्च हुआ है तो उसको बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है। एंड एग्रीडेक्स का एक एग्जांपल अगर ले हम तो लॉन्च होने के 12 मंथ्स के बाद में एग्रीडेक्स का रिटर्न जो है वो मोर देन 40% से ज्यादा देखा गया है। तो डेफिनेटली नॉट जस्ट फॉर दोज पीपल, मतलब उन्हीं लोगों के लिए नहीं जो कि फिजिकल मार्केट में है, बल्कि उनके लिए भी जो ट्रेड करना चाहते हैं, जो इसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मार्जिन के बेनिफिट है, रिस्क अपनी कवर कर सकते हैं आपको, तो डेफिनेटली एक्सचेंज के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है और रिटेल इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो एक्सचेंज में देखने को काफी मिलेगा, काफी बूस्ट होगा। जी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कितना पोटेंशियल है इस मार्केट में अभी और ग्रो करने का। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कानूनगो जी, और डिटेल में एग्री इंडेक्स के ऊपर बातचीत करने के लिए।